Come to question number 6. For एक बार 6 question. Kalyan Limited has operating profit. Operating profit मतलब EBIT 34,50,000 and employed debt which gives total interest of 7.5 लाख. अब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000 है और कंपनी की डेट है जिसपे इंटरेस्ट 7.5 लाख का है. द फर्म हैज एन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% and cost of debt 8%. The firm has a new proposal which require fund of 75 lakh and expected to bring additional profit of 14,25,000. To finance the proposal, the firm is expecting to issue an additional debt 8% and will not be issuing any equity share in this case. Assume no tax culture. Calculate WACC before the new proposal, after the new proposal. अब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 34,50,000. डेट में इंटरेस्ट कितना है? 7.5 लाख. अब मेरे को बताओ, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34,50,000 है और डेट पे इंटरेस्ट 7.5 लाख है तो अपन डेट का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो लिखो सबसे पहले वैल्यू ऑफ डेट. लिखो वैल्यू ऑफ डेट. कितना आता है? फिर लिखो वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी. अब इक्विटी कितना होगा? देखो अर्निंग कितनी अवेलेबल है इक्विटी के लिए? 34 लाख. कितना ईबीआईटी आपका? 34,50,000. 7.5 लाख का इंटरेस्ट है. तो ये अर्निंग. अच्छा टैक्स की रेट गिवन है कुछ? नो टैक्स कल्चर है तो बस ये डिवाइड बाय के ही कर दे तो इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा. के ही कितना है भाई? ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय के ही, इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा. कितना आता है? ये इक्विटी का वैल्यू है, डेट का वैल्यू है. इसमें कोई डाउट? तो अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर प्रपोजल. डेट कितना दिख रहा है? डेट क्या कॉस्ट है? इसको इससे डिवाइड करोगे तो वेटेड एवरेज आ जाएगा. कितना आ रहा है चेक करो. इसको सॉल्व करो बेटा. 13.15% आएगा. चेक करो आप. 13.15% आ रहा है क्या? चेक कर लो आप. आ रहा है 13.15%. ये आ रहा है फिगर?
हो गया? हो गया ये वाला? अच्छा, अब तुम मेरी बात सुनो। अभी फर्म 34,50,000 पे इतना ब्याज दे रही है, 7.5 लाख का, मतलब इतना कमा रही है और 7.5 लाख ब्याज भर रही है। अब नए में इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा? 75 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जो एडिशनल प्रॉफिट लाएगा 14,25,000 रुपए का। मतलब अभी आपका, देखो सुनो अगला वाला, 75 लाख का इन्वेस्टमेंट है जो एडिशनल प्रॉफिट लाएगा 14,25,000, और ये फर्म पूरा कहां से ले रही है? पूरा डेट से ले रही है, इक्विटी तो 1 रुपए नहीं ले रही फर्म, बोल रहे हैं ना, एंड विल नॉट बी इशूइंग एनी इक्विटी शेयर। तो अब बताओ, मतलब अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? तो अब बताओ, पे और कितना बढ़ेगा आपका अर्निंग, कितना बढ़ेगा? 14,25,000। ये कितना आता है चेक करो? 48 लाख। एक तो ओल्ड और एक ना, ओल्ड पे कितना इंटरेस्ट है? 7.5 लाख का। तो ओल्ड का लेस करो 7.5 लाख, और न्यू पे कितना है? 75 लाख पे 8%, तो 75 लाख का 8% निकालो, 6 लाख। टैक्स तो है नहीं। $35,25,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। इक्विटी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो अब बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 1,68,75,000। देखो समझो, इक्विटी को इतना पैसा देना है इतनी वैल्यू पे, तो इक्विटी कॉस्ट 20.89% हो गई। अब पहले क्या था? देखो ध्यान दो, पहले 16% था। हमने पहले वाला केस देखो, 7.5 लाख का डेट था, 8% ब्याज था, तो इतना डेट का वैल्यू था। इक्विटी को अब देते कितना थे? इतना पैसा दे रहे थे, तो इक्विटी का वैल्यू इतना था। अब आप एक चीज समझो, इक्विटी का वैल्यू है बट पैसा देना पड़ गया अपने को, तो कॉस्ट बढ़ गई अपनी। तो आप देखो, इक्विटी को अब इतना देना है इतने की कॉस्ट पे, भाई अल्टीमेट क्या हुआ? इतना कमा रहे हो, इनको देने के बाद इक्विटी का इतना बचा, इतनी वैल्यू पे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ रही नहीं मेरी? 20.89%। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? अब डेट कितनी है? 7.5। देखो ध्यान दो, ये तो 75 लाख की है, और ये ओल्ड वाली 93,75,000। तो 93,75,000 प्लस 75 लाख करो, 1,68,75,000। और इक्विटी भी उतना ही है।
वैसे तो इक्वल डायरेक्ट कर लो, तो इसका 8%, 1350 और इसका 35-25 आएगा 29। बस 48,75,000 डिवाइड बाय 50,000, ये आएगा 14.44। इतना नहीं करो, दोनों को डिवाइड बाय 2 करोगे तो भी सेम आएगा, वेट इक्वल है दोनों तरफ, इसलिए भाई 8 + 20.89 डिवाइड बाय 2 करो तो भी सेम ही आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वेट इक्वल है ना दोनों का, वेट 0.5 है दोनों में, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। हाँ, इसी से क्लास हो जाएगी, तो शिवम को फोन कर दे। और ये वाला वेट 20.89 कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और 8 डेट है, तो इसका वेट भी 0.5, इसका वेट भी 0.5 है, हाफ हाफ है ना, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को ऐड कर डिवाइड बाय 2 कर लो तो भी सेम आएगा, या डायरेक्ट आप ऐसे कॉस्ट निकालो तो भी सेम है आपका, ऐसे कर लो, वैसे करना तो वैसे कर लो, डायरेक्ट डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लो, ठीक है। हो कहाँ पे ये डेट ऐड करो ना दोनों, पहले अभी नई 75 लाख की और पुरानी वाली ये 75 लाख की है और नई वाली, तो डेट टोटल कितनी हो गई, 93,75,000 प्लस 75 लाख, ऐड करो ना दोनों तो आ जाएगा, हो गया। अब अनसॉल्व में देख लो एक बार, लगभग सारे हो गए अपने, सिर्फ एक ये वाला बाकी है अपना अनसॉल्व में, 7th वाला। इसके पहले ना मैं कुछ प्रैक्टिस करता हूँ 7th के पहले थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन 18 जो कल कराया था वो क्लियर था बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसमें क्या ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अपन लोग क्या बजटिंग में जब आईआरआर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे ना, क्योंकि ये क्या पूरा आईआरआर का मेथड है, इंटरपोलेशन मेथड पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। जो वाईटीएम दिख रहा है तुम लोगों को हर जगह, वाईटीएम मतलब आईआरआर होता है, वो अपन बजटिंग में पढ़ेंगे वाईटीएम वाला, है ना। तो अभी उसको एक बार लीव कर देना, मैं आपको एक बेसिक बताया तो कंसेप्ट क्या है इस केस में। देखो आपको पता है अपन ने कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था, है ना, ये ध्यान है फॉर्मूला। अब बेटा ये जो मेथड है ना, ये शॉर्टकट मेथड होता है, ये शॉर्टकट, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है, जैसे आप मेरे को एक चीज बताओ, अपन ने एक डेट इशू किया 100 रुपए का, रिडीम करना है 5 साल के बाद, और रिडम्पशन वैल्यू लेट से 50% प्रीमियम पे है, इंटरेस्ट 10% है, तो फॉर्मूला लग जाएगा आराम से। आज इशू किया 5 साल बाद रिडीम करना है 50% प्रीमियम पे, फॉर्मूला लगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लो ऐसा है, आज आपने डेट इशू किया 100 का, आपको रिडीम करना है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, ऐसा लिखा है कि हर साल 20-20 का पेमेंट करते जाओ। आपने आज इशू किया, वह रिडेम्पशन करो, वह रिडेम्पशन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। मान लो क्वेश्चन ऐसा बोल देवे कि आज आपने 5 साल के लिए इशू किया, मेरी बात ध्यान सुनना, तुमको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे नहीं लगेगा। मैं 2 केस बता रहा हूं, इशू किया आज 100 पे, रिडेम्पशन करना है मान लो 120 पे 5 साल के बाद, और ब्याज की रेट है 10%। एक कैसे आज इशू किया 100 पे, रिडेम्पशन हर साल करना है 20-20 रुपए का, हर साल 20-20 रुपए देते जाओ। अब मेरे को बताओ, अगर हर साल 20-20 रुपए देते जाने और इंटरेस्ट की रेट है 10%, तो एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम रहेगा क्या भाई? उसमें तो वो है कि आज 100 पे इशू किया, 5 साल बाद ही डायरेक्ट रिडीम करना है। इधर ये आज इशू किया बेटा, हर साल 20-20 रुपए रिडीम करने हैं,
बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आपका इंटरेस्ट चेंज होगा ना, पहले साल 100 है, फिर 80 है, फिर 60 है, तो इंटरेस्ट बदलेगा ना भाई। पहले साल 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है, फिर 20 का पेमेंट किया, 80 आउटस्टैंडिंग बचा, फिर 20 का पेमेंट किया, 60 आउटस्टैंडिंग बचा। तो इंटरेस्ट पहले 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2। अब मैं बोल रहा हूं फॉर्मूला लगाओ, लगा पाओगे क्या फॉर्मूला? नहीं लगेगा। तो ये लिमिटेशन है। शॉर्टकट मेथड तभी लगेगा जब आज इशू किया, रिडेम्पशन राइट 5 साल बाद करना है। तो ऐसे केस में अपन एक और मेथड लगाते हैं जिसका नाम होता है वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी। क्या नाम है? वाईटीएम मेथड, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। बट वो तभी लगेगा जब आपने, मतलब वाईटीएम दोनों केस में लग सकता है। वाईटीएम इस वाले केस में भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा, बट इधर शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा, इधर लगाना वाईटीएम ही पड़ेगा। इधर आप शॉर्टकट लगा ही नहीं सकते हो सेकंड केस में। तो ये जो मेथड अपन ने डिस्कस किया ना, ये शॉर्टकट मेथड है। समझे बात को? आज इशू किया, 5 साल बाद पेमेंट करना है, आप शॉर्टकट मेथड लगा दो। बट अगर मान लो रिडेम्पशन आपका इंस्टॉलमेंट में, तो शॉर्टकट मेथड लगेगा नहीं। उस केस में आपको वाईटीएम मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो वो वाला केस अपन लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे जब बजटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि वो आईआरआर मेथड कहलाता है। और बजटिंग में क्या अपन एक टेक्निक पढ़ेंगे आईआरआर, एनपीवी, पीआई, आईआरआर, ये स्पेसिफिक टेक्निक पढ़ेंगे, उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा वो वाला मेथड। तो वाईटीएम मेथड में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। तो जहां भी आपको क्वेश्चन वाईटीएम के गिवन है ना, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल साथ में कराऊंगा जब मैं आपको बजटिंग वाली टेक्निक पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? अब एक बार अपन लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मॉड्यूल के तो लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना? मैं आपको एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूं, रुको एक मिनट, है ना? एक एग्जांपल लिखो चलो। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक थ्योरी टॉपिक और पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये मेरे को क्या दोनों तरफ दिख रहा है, सीएमए वाले मॉड्यूल में दिख रहा है और सीए वाले मॉड्यूल में दिख रहा है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तुम एक लिख लो ये पॉइंट एक बार, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये एक थ्योरी टॉपिक है, बट लिख लो सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। देखो लिखना आप, मैं ना आपको इसको ऐसे समझाता हूं। आप लोगों ने एक बहुत कॉमन थ्योरी पढ़ी होगी पहले, डोंट पुट इन वन बास्केट। ये सुना है लाइन? ये लाइन कितने लोगों ने सुनी है? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और क्या मतलब है बताओ इस लाइन का? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, व्हाट डज दिस लाइन मीन? बताओ। गुड, है ना? मतलब देखो, अच्छा ऐसा ऐसा क्यों लिखा है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? बताओ ऐसा क्यों लिखे हुआ है? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, व्हाट डज दिस लाइन मीन एंड व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस लाइन? बताओ ना, सोचो। हाँ, अच्छा सब कुछ अगर एक ही बास्केट में डाल दोगे, इसका मतलब क्या होता है? अगर एक ही जगह आपने सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आज जैसे मान लो मैंने सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही गोल्ड में कर दिया, तो गोल्ड नीचे गिर गया तो पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह मत करो। इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा है, आप क्या करो? डाइवर्सिफिकेशन करो। और डाइवर्सिफिकेशन हमेशा ध्यान रखना क्या कम करती है? आपकी रिस्क। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स मींस होता है आप जितना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे उतना रिस्क क्या होगा। बट कुछ रिस्क ऐसी है विच कैन नॉट बी इवन अवॉइडेड इवन आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। मैंने मान लो, जैसे मैंने कहा निफ्टी, मैंने लास्ट टाइम निफ्टी कितने स्टॉक का कॉम्बिनेशन है? द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफाइड स्टॉक। आप निफ्टी खरीद लो, 99% केस में लॉस होता ही नहीं निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी मूवमेंट होता है वेटेड एवरेज ऑफ 50 कंपनीज के कारण। आज आप मान लो निफ्टी में रिलायंस है, रिलायंस बढ़ गया तो निफ्टी, रिलायंस मान लो 25% बढ़ गया तो निफ्टी 25% नहीं बढ़ेगा,
तो निफ्टी मूवमेंट करता है 50 कंपनी के वेटेड एवरेज के कारण। अब या तो 50 कंपनियां नीचे गिर जाए तो निफ्टी नीचे गिरेगा, बट ऐसा होता नहीं है ना। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, जब मैं बात करता हूं डाइवर्सिफिकेशन की, अगर आप पोर्टफोलियो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, डाइवर्सिफाई करोगे, तो रिस्क क्या होगी धीरे धीरे, बट देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इवन आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। मान लो आज जैसे लेट से मैंने कहा टैक्स की रेट ही कंपनी ने चेंज, गवर्नमेंट ने चेंज कर दी, सरकार ने टैक्स की रेट बदल दी, अब उसका इंपैक्ट सभी पे आएगा। सरकार ने मान लो अभी एसटीटी लगाया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सब पे इंपैक्ट आएगा। तो ऐसी रिस्क विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इवन आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, उस रिस्क को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। और वो रिस्क जिसको डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू खत्म कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क। हमेशा ध्यान रखना, सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करने का जो कंसेप्ट होता है वो किसके थ्रू मेजर करते हैं, बीटा। तो अब आप एक पॉइंट लिख लो, आप द रिस्क लिखो, आप इसमें रिस्क which cannot be eliminated मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मेरे हाथ की रिस्क नहीं है, ये मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये मेरे हाथ में नहीं है, मार्केट फैक्टर मेरे हाथ में नहीं है। दिस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये हर पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट करेगी सही, एंड ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क। डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स ऑफ which cannot be controlled. This risk इसको मेजर किससे करते हैं, बीटा से। फिर नेक्स्ट लाइन ना, इसको खत्म किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन से। is known as स्पेसिफिक रिस्क, वो कहलाती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसको क्या बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, थ्योरी के लिए ध्यान रख लेना ये वाला, है ना। और बीटा रिस्क फ्री का ऑलवेज जीरो, ये मैंने बताया था तुम लोगों को। रिस्क फ्री, गवर्नमेंट की एफडी में कोई रिस्क ही नहीं है, और मार्केट का बीटा इज ऑलवेज वन। बीटा ऑफ रिस्क फ्री इज ऑलवेज जीरो एंड बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज इक्वल टू वन। तो एग्जांपल लिखो एक,
देखो फॉलोइंग इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर. ये आप लोग करोगे अभी ट्राई. एमपीएस मतलब इक्विटी शेयर, नीचे इंफॉर्मेशन है ना. चलो करो फटाफट करो. करो करो ट्राई करो. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो वन बाय वन. सबसे पहले अलग अलग कॉस्ट निकालो आप लोग. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ. कितना है D1? कितना आता है? 16%. कॉस्ट ऑफ डेट शॉर्टकट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालो. कॉस्ट ऑफ डेट कितना आ रहा है? 9.13. कॉस्ट ऑफ डेट इज 9.13%. कॉस्ट ऑफ डेट 9.13%. चेक करो आ रहा है. टर्म लोन की मत लगाना फॉर्मूला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं. 14% डिबेंचर रिडेम्पशन 6 साल है. करंट मार्केट प्राइस 90 रुपए. लाइफ कितने साल है? कितना आ रहा है चेक करो. कॉस्ट ऑफ डेट
कितना रहा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस? हो गया? अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो बुक वैल्यू वेट से। अच्छा, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कितना हो जाएगा? तो 14 × 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 7% हो जाएगा। 50% टैक्स रेट। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो बुक वैल्यू वेट से। एक कॉलम बनाओ सोर्स। सोर्स में क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी, इक्विटी कितने का है? 100। अब निकालो कितना आ रहा है, और इस टोटल को यहां से डिवाइड कर लो। कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चेक करो। ये तो यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स आ रहे हैं। ये ओवरऑल सॉल्व करो तो आएगा 12.63%। हो गया?
हो गया। और ऐसे मार्केट वैल्यू वेट्स निकालो। अब मार्केट वैल्यू पहले मार्केट वैल्यू पे कन्वर्ट करो। अब देखो वैसे यहाँ इक्विटी और रिजर्व्स अलग से मत लेना, मार्केट वैल्यू पे दोनों ही कॉस्ट बराबर ले लेना। तो इक्विटी की कितने शेयर थे इक्विटी के? 100 रुपए एक शेयर की वैल्यू मान लो, है ना? या 10 रुपए मान लो, 25 रुपए मार्केट प्राइस है। तो इक्विटी 250 लाख हो जाएगा भाई। 100 का शेयर 250 लाख। तो यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स करो। तो सोर्स वापस इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस और टर्म लोन। टर्म लोन की तो सेम ही रहेगी। इक्विटी 250 का हो गया, क्योंकि यहां रिजर्व उनकी कॉस्ट बराबर है इसलिए एक साथ ले लो। अच्छा, प्रेफरेंस 10 का शेयर है, कितने का है? 10 लाख के प्रेफरेंस है, करंटली क्या रेट पे चल रहे हैं? तो प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू कितनी आएगी? 7.5 लाख। अब इसको फेस वैल्यू यहाँ कितनी मानते हो उस पर देख लो। अब इसमें फेस वैल्यू देख लेता हूँ, फेस वैल्यू गिवन है क्या? ये शेयर गिवन है, 10,000 शेयर है प्रेफरेंस के। यहाँ लिख देना क्वेश्चन में 10,000 शेयर प्रेफरेंस के। 10,000 शेयर है प्रेफरेंस के, क्वेश्चन लिख देना। तो 10,000 इंटू 75, अच्छा डेट कितना है? डेट 70,000 डिबेंचर कर देना। इसमें भी लिखा हुआ है 70,000 डिबेंचर्स। और क्या रेट का है डिबेंचर? क्या है मार्केट प्राइस डिबेंचर की? तो 63 लाख। और टर्म लोन एज इट इज ले लेना 100। टर्म लोन की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट परसेंटेज वही ले लो जो पहले वाले थे। तो यहां आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी, करो चेक, ये आएगा 12.89%। यूजिंग मार्केट वैल्यू आएगा 12.89%। चेक करो आ रहा है क्या? %12.89। आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? 12.89 नहीं आ रहा है? प्रेफरेंस की कॉस्ट कितनी ली? नहीं, कॉस्ट कॉस्ट 17.8। इक्विटी पे 16% ली है। डेट 9.31, ये 7 कितना है? 13 पॉइंट